चलिए गाइस, जो है सीबीएसई बोर्ड का सैंपल पेपर का क्वेश्चन करा था, जिसमें मैंने 31 तक करा दिया था। तो 32 से हम लोग को करना है गाइस। 32 से करना है। किस क्वेश्चन करना है? तो 32 से। चलिए देखते हैं 32 वाला क्वेश्चन। टाइम क्वेश्चन नंबर 32। ये कितने सब, ये जब सभी क्वेश्चन कितने हैं? 5 मार्क्स के हैं, है ना? तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए। आप लोग क्वेश्चन एक बार डाउनलोड करके देख लीजिएगा और क्वेश्चन में करा रहा हूं। एक्सप्लेन द टर्म डिप्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर। क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। डिप्ट वेलोसिटी की डिफिनीशन बतानी। किसकी? डिप्ट वेलोसिटी की। ठीक, ये बतानी है। और क्या बताना है? हेंस ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द करंट थ्रू कंडक्टर। इट्स डिप्ट वेलोसिटी टर्म में करंट का फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो I इक्वल कितना होगा? NEAVD। यही फार्मूला बताना था। एक नंबर इसका है और एक नंबर डिफिनीशन का। कितना है? पूछा क्या कि एक्सप्लेन टर्म डिप्ट वेलोसिटी, और दूसरा लिखा है कि एक्सप्रेशन करंट थ्रू इन टर्म ऑफ डिप्ट वेलोसिटी। तो डिप्ट वेलोसिटी, व्हाट इज डिप्ट वेलोसिटी? क्या होगा? द मैक्सिमम अपोजिंग वेलोसिटी। द मैक्सिमम अपोजिंग का मतलब, या बोलेंगे द मैक्सिमम एवरेज। मैक्सिमम अपोजिंग का मतलब हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, द मैक्सिमम अपोजिंग आर एवरेज वेलोसिटी attained by electron देखिए गाइस, इलेक्ट्रॉन टू अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्या दिया? द मैक्सिमम अपोजिंग वेलोसिटी या द मैक्सिमम एवरेज वेलोसिटी अटेन बाय इलेक्ट्रॉन टू अपोजिंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी से मूव करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन मूव करे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जो एवरेज वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग, वो भी क्या होगी? मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। एवरेज मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन बाय इलेक्ट्रॉन टू अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होंगे क्या करेंगे? मैक्सिमम स्पीड से मैक्सिमम वेलोसिटी से मूव करेंगे। एवरेज होंगे पर वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन मूव करेंगे। ठीक है, और ये सेकंड इसका क्या है? I इक्वल NEAVD, जिसका हमें क्वेश्चन में बोला है। सबसे पहले एक्सप्लेन टर्म वेलोसिटी। क्या है? एक्सप्लेन द टर्म वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर, हेंस ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द करंट थ्रू कंडक्टर इन टर्म डिप्ट वेलोसिटी। और ये क्या है? डिप्ट वेलोसिटी फार्मूला बता दे। अब क्या है? 2 सेल ऑफ, देखिए गाइस क्या दिया है सेकंड क्वेश्चन 2B वाला। ये ए का था, दोनों ए में ये हो गया, दोनों का जो है एक एक नंबर का दोनों क्वेश्चन हो गया, है ना? अब क्या बोला है? बी वाला 2 सेल ऑफ EMF E1 and E2 and internal resistance R1 R2 respectively connected in parallel shown in the figure। फिर क्या है? deduce the expression for equivalent EMF of the combination बताना है, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी का पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलिए हम इसको अभी इरेज कर देंगे। पहले हम फिगर बना लेते हैं। फिगर है, यहाँ पे देखिए बैटरी लगी है, ऐसे डायगोनली जुड़ा है, यहाँ पर बैटरी, फिर ये ऐसे यहाँ से ऐसे कनेक्ट, ये आगे ये इधर। इसका मतलब बैटरी का डायरेक्शन पॉजिटिव इधर, निगेटिव होगा तो इसके करंट का डायरेक्शन इधर। बैटरी का पॉजिटिव निगेटिव इधर, करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ओवरऑल करंट का डायरेक्शन हमारा कितना हो गया? ये हो गया, जिसको I शो किया गया फिगर में। और यहाँ क्या होगा? E1 बैटरी है, R1 रेजिस्टेंस है, दूसरी है E2 बैटरी है और
रेजिस्टेंस यहाँ कितना R2 है, और यहाँ से करंट I मान लिया, और यहाँ पे पॉइंट B। ओके गाइस, तो ये देखिए फिगर हमारा, तो ये है फिगर। इसी से हमको क्या करना है, इक्विवेलेंट, इसका मतलब सीरीज पैरेलल का हम लोग जो फार्मूला पढ़े हैं, सेल के कॉम्बिनेशन का जो पढ़ते हैं हम लोग फार्मूला, सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन किसका, इंटरनल रेजिस्टेंस का, वही फार्मूला लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको इरेज करके आगे बढ़ लेते हैं। तो ध्यान से आप लोग देखिए, आ जाएगा आपको। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि बैटरी का जो डायरेक्शन है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसलिए जो करंट होगा ओवर आर वो हो जाएगा I1 प्लस I2। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए यहाँ से करंट कितना निकलेगा, I1 होगा, और ये वाला I2 हो जाएगा। ठीक है, इधर वाले जो होंगे, मतलब I1 ये होगा, I2 ये होगा, इस तरफ में लिख के इधर लिख दें। ठीक है, और ये टोटल क्या होगा, I1 प्लस I2। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जानते हैं क्या चीज, कि जो पोटेंशियल होता है, ठीक है, अगर पोटेंशियल की बात करें, देखिए पोटेंशियल जो होगा, क्योंकि बैटरी का पोटेंशियल इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम लोग का जो पोटेंशियल होगा बी इक्वल कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं जो बैटरी से सप्लाई मिलती है उसमें से क्या कर देते हैं हम लोग, I इंटू R1, मतलब I1 R1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है। गाइस ध्यान समझिएगा, क्या है, B इक्वल टू होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हम लोग जानते हैं जितना क्या होगा, अगर हम बैटरी को क्या करते हैं, सप्लाई से जोड़ते हैं, इसका मतलब है जब बैटरी का यूज करने लगते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है ईएमएफ से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ये हम लोग जानते हैं। अगर पोटेंशियल मतलब बैटरी का अगर हम यूज नहीं करते हैं, इसका मतलब है क्लोज कंडीशन नहीं होता है, लूप कैसा हो, ओपन होता है, तब उस कंडीशन में जो है ईएमएफ और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है। बट अगर हम क्या करते हैं, इसको क्लोज करते हैं और सर्किट का यूज करके रजिस्टर कोई अप्लायंस रन करते हैं, तो ये फार्मूला होता है। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको तो I निकाल लेते हैं, तो I1 इक्वल टू कितना होगा, यहाँ से I1 हो जाएगा हमारा E1 माइनस V अपान R1 हो जाएगा। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। इसी टाइप से दूसरे के लिए अगर हम लेते हैं, E2 हो जाएगा कितना, यहाँ पे हमारा हो जाएगा E2 माइनस V अपान R2। ओके गाइस, ऐसा में तो ये देखिए हमारा दोनों I1 I2 हमने क्या कर लिया, इसका निकाल लिया। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है हमारा, देखिए अब इसको वैल्यू रख देते हैं। एक मिनट आप लोग देखिए, दिख रहा है नहीं, फिगर दिख रहा है नहीं वहां पे, तब आगे वो करता हूँ। ठीक है, आप लोग फिगर देख लीजिए, दिख रहा है कि नहीं, तब आगे बढ़ते हम। तो इस तरीके से क्या होगा, चलिए दिख रहा है ना, आगे देखिए। अब यहाँ पे क्या होगा, इतनी वैल्यू हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से इसे पुट कर देंगे, तो I इक्वल टू हो जाएगा, I1 I2 वैल्यू कितनी है, E1 माइनस बी अपान R1, और फिर प्लस हो जाएगा E2 माइनस बी अपान कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले, अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आ जाएगा हमारा कितना, E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2, और यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे वोल्टेज में से, यहाँ दोनों से, तो आ जाएगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। उसके बाद इसको थोड़ा और एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना बेटा, तो एलसीएम लेंगे R1 R2, यहाँ मल्टीप्लाई होगा किससे, तो यहाँ वाले मल्टीप्लाई होगा E1 R2। बेटा थोड़ा साइड हो जाओ बच्चा, थोड़ा हाँ इधर आ जाए इस तरफ, प्लस कितना होगा E2 R1 माइनस B, इसका एलसीएम लेंगे तो R2 प्लस R1 अपान R1 इंटू R2। देखिए ये हो गया फार्मूला। अब क्वेश्चन में इतना लिखने के बाद क्या बोला वो ध्यान से देखते हैं। क्या बोला, इक्विवेलेंस ईएमएफ ऑफ कॉम्बिनेशन। क्या गाइस, इक्विवेलेंस, ये अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से, इसको हम इक्विवेलेंस क्या होगा, ये ईएमएफ हो जाएगा, और इक्विवेलेंस ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, और पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ से फार्मूला अगर लिखेंगे तो पोटेंशियल होगा। तो अगर हम इसको लिखे I इज इक्वल टू, तो यहाँ होगा पोटेंशियल लिखेंगे तो पोटेंशियल या E इक्विवेलेंस लिखते, E इक्विवेलेंस माइनस R इक्विवेलेंस। ठीक है, अब इसके बाद E इक्विवेलेंस का जो फार्मूला होगा, E इक्विवेलेंस
इक्वल टू हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपान R1 R2, ये हो गया हमारा। और R इक्विवेलेंट जो होगा, इक्विवेलेंट उसका फार्मूला हो जाएगा ये R2 प्लस R1 अपान R1 प्लस R2, ठीक है। ये इसका फार्मूला हो गया, इसका फार्मूला। अब इसमें और क्या बताना है लास्ट में, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ये हम लोग जो लिखे हैं पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इसके बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस गाइस यही होगा हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। इसके बीच में ध्यान से देख लीजिए, तो इसके बीच में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा कितना, ये कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप लोग देख लीजिए ध्यान से, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना आ रहा दिख रहा है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है कितना, तो E इक्विवेलेंस माइनस I, पोटेंशियल डिफरेंस अगर दिखाना है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस है देखिए तो हमारा हो जाएगा यहाँ से, अगर पोटेंशियल डिफरेंस दिखाना है यहाँ से लिख दे रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाएगा वो देखिए, अगर यहाँ से वैल्यू लिखेंगे तो E इक्विवेलेंस हो जाएगा और माइनस I इंटू जो है ये R इक्विवेलेंस हो जाएगा, R इक्विवेलेंस। देखिए ये हमारा A और B के बीच में कितना है, A और B के बीच में कितना होगा, यही पोटेंशियल होगा। ओके गाइस, तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए सबसे पहले क्या है, तो हमारा I इक्वल टू I1 प्लस I2 है। और सबसे पहले क्या कि इस फिगर में देखेंगे, इस फिगर में देख रहे हैं कि ये हमारा दो टो सेल लगा हुआ, दोनों का डायरेक्शन क्या पॉजिटिव की तरफ है, इसलिए टोटल करंट ऐड हो जाएगी, जो कि फार्मूला होगा I इक्वल I1 प्लस फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद हम लोग जानते हैं रिलेशन होता है B इक्वल टू E1 माइनस I1 R1 हो गया, I1 निकाल ले यहाँ से, उसके बाद दूसरा I2 निकाल ले, फिर इसी इक्वेशन में रख दिए। फिर उसके बाद क्या है, E1 वाले को अलग कर लिए और रेजिस्टेंस वाले को अलग कर लिए। इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस। क्या होगा हमारा इक्विवेलेंस, ये हमारा EMF का इक्विवेलेंस है और ये रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंस है। और यही दोनों अलग अलग पूछे था कि इसका इक्विवेलेंस कितना होगा, इसका EMF का और रेजिस्टेंस का। उसके बाद पोटेंशियल पूछा तो ये पोटेंशियल। ओके गाइस, तो आया समझ में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। इसका R है, R है क्या है देखते हैं, इसको इरेज कर दे, ठीक है। तो चलिए इसी का R है, इसका 32 का R कितना है, 32 का R, 32 का R। तो देखिए 32 का R, तो 32 का R क्या है, स्टेट किरचॉफ्स रूल यूज इन एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड एक्सप्लेन देम। क्या दिया है, यूज इस पहले क्या क्या है, स्टेट दी टू किरचॉफ, दोनों रूल बताना है। उसके बाद क्या करना है, इलेक्ट्रिकल से एक्सप्लेन करना देम। फिर क्या डेराइव दी इक्वेशन ऑफ बैलेंस, उसके बाद उसको प्रूव करते हैं जैसे हम लोग फिगर बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, किरचॉफ का रूल देखिए। किरचॉफ रूल क्या है, किरचॉफ रूल, किरचॉफ रूल, किरचॉफ रूल, ठीक है ना। देखिए रूल, फर्स्ट रूल क्या है, किरचॉफ का फर्स्ट रूल क्या होता है देखिए। तो किरचॉफ का फर्स्ट रूल है जंक्शन रूल, जंक्शन रूल, यही फर्स्ट रूल है। तो इसमें क्या हम लोग जानते हैं, दी अलजेब्रिक सम, दी अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करेंट, ऑल करेंट एट जंक्शन इज 0। हाँ बेटा, तो यहाँ समेशन, हाँ गुड गुड बेटा, समेशन I इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। देखिए क्या है, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट जंक्शन इज 0। तो ये हो गया जंक्शन ला। अगर इसको प्रूव करना है तो ये यहाँ पे ऐसे करके हम थोड़ा सा आपको दिखा दें। तो जो इनकमिंग करंट होती है और आउटगोइंग, दो करंट होती है, इनकमिंग और आउटगोइंग। तो इनकमिंग करंट जो होगी,
वो पॉजिटिव होती है। या तो बताएंगे इनकमिंग करंट, सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ गोइंग करंट, ये होता है सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल सम ऑफ गोइंग करंट। अगर इसको हम नाम लिख दें I1, I2, I3, I4, I5 और I6, क्या बोलेंगे इनकमिंग करंट इक्वल टू आउट गोइंग करंट। तो अगर इस तरीके से दिखाना हुआ, अच्छा एक चीज, आने वाली जो करंट का डायरेक्शन जंक्शन की तरफ होगा वो पॉजिटिव होता है, इसलिए I1 पॉजिटिव होगा, I2 पॉजिटिव होगा, फिर उसके बाद जो I3 निगेटिव हो जाएगा, I3 निगेटिव हो जाएगा, फिर उसके बाद पॉजिटिव कौन सा होगा, I4 पॉजिटिव होगा, प्लस जो है यहाँ पे हो जाएगा I5 पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस I6 निगेटिव होगा इक्वल टू 0, इस तरीके से। या फिर लिखेंगे I1 I2 प्लस I4 एंड प्लस I5 इक्वल टू I3 और प्लस I6, ये हो गया। मतलब आउट कमिंग करंट इक्वल आउटगोइंग करंट क्या होता है, इक्वल होता है। या तो बताएंगे द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट द जंक्शन इज क्या होगा, इट एनी जंक्शन या एट एनी जंक्शन इज 0, आई समेशन इक्वल टू, ये फर्स्ट लॉ होता है, ठीक है। तो चलिए सेकंड लॉ हम लोग जानते हैं क्या होता है, लूप लॉ होता है। सेकंड लॉ क्या होता है गाइस, तो लूप लॉ होता है, एक बार हम लूप आपको बना दे पहले। तो लूप में जैसे मान लीजिए आप कुछ भी बना सकते हैं। चलिए यहाँ क्या कर दिया, रेजिस्टेंस लगा दिया, फिर यहाँ पे क्या है एक बैटरी लगा दिया, फिर यहाँ फिर इसके आगे बढ़ जाइए, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दीजिए, फिर यहाँ क्या करिए, यहाँ पे एक बैटरी यहाँ पर भी लगा दीजिए, उससे कोई मतलब सब सही आएगा। फिर यहाँ पे करिए एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिए, फिर एक बैटरी यहाँ लगा दिए, फिर इसका एक बैटरी का डायरेक्शन हम क्या कर देते हैं, यहाँ देखिए क्या करते हैं इसको। अच्छा नहीं, इसको तो प्रूफ करना है, ये नहीं दिखाना, हमको क्या करना है, व्हीटस्टोन का प्रूफ लेना है। व्हीटस्टोन के प्रूफ के तरीके से दिखाना है, तो व्हीटस्टोन के प्रूफ में आ जाइए यहाँ से। तो व्हीटस्टोन के प्रूफ में यहाँ क्या होता है, ये होता है एक रेजिस्टेंस ऐसे करके, मान लिया हमने R1 मान लिया, फिर यहाँ से दूसरा रेजिस्टेंस हो गया R2 मान लिया, फिर यहाँ से इसको यहाँ से एक और रेजिस्टेंस लेते हैं, ये R3 मान लिया, यहाँ पे फिर इसको ऐसे करके मान लिया ये R4 रेजिस्टेंस मान लिया, ठीक है, R4 हो गया। फिर इसको यहाँ से जोड़ेंगे, यहाँ गैल्वानोमीटर होता है, हाँ लगा, इसमें जो है ये IG होगा करंट और इसका गैल्वानोमीटर रेजिस्टेंस होता है, और यहाँ से इसको जोड़ दिया, यहाँ से करंट जब ऐसे चलेगी, फिर उसके बाद इसको AC सोर्स से ऐसे जोड़ दिया, यहाँ पे चाहे एक बैटरी लेंगे ऐसे जोड़ देंगे, तो पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा ये, और यहाँ से करंट इस तरीके से बढ़ जाएगा, फिर करंट यहाँ से वापस आएगा, ठीक है। तो ये इतना हो गया। तो अब देखिए इसको ही प्रूफ करना है, तो ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट में करके इसको कर लेते हैं, ठीक है। ओके बेटा, थोड़ा साइड से बच्चा पढ़ाने तो थोड़ा सा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए इसमें अब किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं करंट यहाँ से चला, क्योंकि ये करंट का डायरेक्शन, यहाँ से करंट का डायरेक्शन ये दो पार्ट में बढ़ जाएगा, इधर चला गया और फिर एक करंट इधर आ गया। अगर इसको हम लेते बाय द किरचॉफ लॉ, अपने अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसका एरो बनाते हैं, तो हम लोग जानते हैं क्या होगा इसमें। अच्छा करंट भी मानना पड़ेगा, इसलिए इसको I1 मान लेंगे, ये भी I1 करंट होगी, और ये IG करंट है, यहाँ पे I2 करंट होगा, और ये भी क्या होगा I2 करंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से, हाँ बेटा, हाँ ले, हाँ, इसलिए क्या होगा, यहाँ से मल्टीप्लाई जब करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू, अच्छा देखिए यहाँ पे सेकंड लॉ हमने बताया नहीं, लूप लॉ होता है, दूसरा क्या है लूप लॉ। लूप लॉ क्या होगा तो हमने बताया, लूप लॉ क्या होगा, समेशन ऑफ I इंटू R इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्या होगा EMF, ठीक है। समेशन ऑफ I इंटू R इज इक्वल टू समेशन ऑफ B, ये भी हो सकता है। इट मीन समझे कि द अलजेब्रिक सम गो according to Kirchhoff's law in a closed loop, according to Kirchhoff's law in a closed loop, the summation of current and resistance, summation of product of, देखिए फिर से, according to Kirchhoff's law in any closed loop, summation of product of current and resistance is equal to summation of EMF in that loop। क्या होगा कि समेशन करे, किसका प्रोडक्ट करे, सर्किट में जितना रेजिस्टेंस हो, जितना करंट, उन सब का प्रोडक्ट करके समेशन करेंगे, वो इक्वल होगा हमें कितने, सर्किट में जितने EMF के उसके समेशन के इक्वल होगा। इट मींस the summation of product of resistance and current is equal to the summation of EMF in that circuit।
ठीक है। तो ये होगा दैट लूप, तो ये हो गया हमारा सेकंड लॉ। ये सेकंड लॉ, इसी को हमें प्रूव करना है, जो कि ये 3 नंबर का अलग है और ये 2 नंबर का अलग था। तो अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा किरचॉफ रूल लगाते हैं, ध्यान से देखेगा इसमें। तो कैसे लगाएंगे देखिएगा, यहाँ होगा I1 और R1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से, और ये डायरेक्शन हमारा देखिए, ये हमने ऐसे किरचॉफ सेकंड लॉ, क्योंकि इसमें डायरेक्शन लेते थे। उसके बाद यहाँ प्लस कितना है देखिए, करंट का डायरेक्शन IG होगा और रेजिस्टेंस क्या होगा, गैल्वानोमीटर इंटरनल है G मान लिया है। फिर उसके बाद इसको जब ऐसे ले जाएंगे तो यहाँ पे देखिए माइनस हो गया, इसका मतलब करंट, और जो है इसको आगे इरेज कर दे। ये करंट का डायरेक्शन I2 करंट है और रेजिस्टेंस कितना होगा, तो R3 लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे ये इक्वल कितना हो जाएगा हमारा, ये हो गया 0, कोई बैटरी नहीं लगी है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं बैलेंस कंडीशन में IG की वैल्यू जब लेते हैं 0, तो होगा I1 R1 इज इक्वल होगा कितना, I2 R3। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन इसके हिसाब से, ठीक है। क्या चीज कि अगर इसमें हम क्या करें, लूप ला लेते हैं किरचॉफ लॉ, तो ये होता है समेशन I इंटू R इक्वल समेशन E, और ये हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे हम, जब अपना लूप, हम लोग इस लूप का डायरेक्शन ले लिए, लूप का डायरेक्शन हमारा किधर है, क्लॉकवाइज है, तो करंट का डायरेक्शन देखिए इधर है, इसलिए पॉजिटिव लेगा। फिर गैल्वानोमीटर में करंट क्या है, नीचे की तरफ है, इसी डायरेक्शन में जिधर हम लोग लिए हैं तो भी पॉजिटिव होगा। और यहाँ करंट का डायरेक्शन देखिए ऐसे, हम लोग ऐसे आ रहे हैं, इसलिए निगेटिव हो जाएगा। और IG बैलेंस कंडीशन में बोला, बीटस्टोन का बैलेंस कंडीशन, इसलिए IG करंट की वैल्यू 0 होगी, तो ये आ गया। चलिए इसी में अब सेकंड में लगाते हैं। सेकंड में भी देखिए हम क्लॉकवाइज ही ले रहे हैं, तो सेकंड में अगर लगाते हैं तो देखिए सेकंड यहाँ पे इरेज कर दे रहे फर्स्ट वाला, तो हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब सेकंड क्या करेंगे, इसमें जब सेकंड में लेंगे, ये फर्स्ट के लिए हो गया और ये सेकंड मेश के लिए हो गया, ठीक है। मेश या लूप ला बोलते हैं। तो इसमें सेकंड देखिए, इसमें क्या होगा, करंट का डायरेक्शन भी कितना है, तो I1 है, रेजिस्टेंस कितना है, R2 है यहाँ पे। उसके बाद फिर डायरेक्शन जैसे यहाँ चलेंगे, ये देखिए हमारा निगेटिव आ गया, तो हम लिखेंगे माइनस करके I2 और R4। फिर उसके बाद जब इसमें जाएंगे, इधर चले पॉजिटिव आ गया, पर इधर निगेटिव हो गया, हम लोग इधर चल रहे और इसमें भी निगेटिव होगा, तो माइनस कितना होगा, IG इंटू जी इक्वल टू क्या होगा, कोई बैटरी लगी नहीं इसलिए 0 हो जाएगा। तो हम लोग बैलेंस कंडीशन में जाते हैं, IG जो गैल्वानोमीटर करंट होती है बीटस्टोन के अकॉर्डिंग इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो I1 R2 इक्वल हो जाएगा कितना, I2 और R4 हो जाएगा। इसके बाद ये फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे हमारा है और सेकंड ये है। उसके बाद क्या करेंगे हम कि फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड से डिवाइड कर देंगे, तो I1 और यहाँ R1 हो जाएगा अपान I2, नहीं I1 होगा और यहाँ पर R2 हो जाएगा इक्वल टू I2 होगा और यहाँ पे R3 होगा, यहाँ कितना होगा I2 हो जाएगा, R4 हो जाएगा, फिर I सब कट जाएगा, तो R1 अपान R2 इज इक्वल टू R3 अपान R4। तो आप लोग इसको डाउट मत समझिएगा, क्योंकि हम जैसा रेजिस्टेंस लेंगे उस तरीके से आएगा, क्योंकि उसमें हो सकता है इसका अलग रेजिस्टेंस लिया हो तो आंसर अलग है, पर आप जैसा लेंगे। तो ये हमारा क्या 3 नंबर में जो है इस तरीके से किरचॉफ के प्रूफ को, किरचॉफ लॉ लगा के जो हमको क्या करना था, इसको प्रूफ करना था, ठीक है। कि जो है जो क्या है क्वेश्चन, फिर से एक बार पढ़ दे रहे हैं, क्या बताना था, स्टेट टू किरचॉफ रूल बोलना था, उसके बाद 2 रूल बताना था, फिर क्या है डेराइव द एक्सप्रेशन बैलेंस स्टेट इन बीटस्टोन यूजिंग किरचॉफ लॉ को बैलेंस करके हमें दिखाना था, ठीक है। यही प्रूफ करके लाना था। यही क्या होता है, बीटस्टोन की बैलेंस कंडीशन होती है। तो स्टेट क्या करना था हमें, क्योंकि बैलेंस कंडीशन हो I करंट 0 हो जाएगा, इसलिए जो है गैल्वानोमीटर करंट हो जाएगा 0, तो गैल्वानोमीटर का जो रेजिस्टेंस वो भी 0 होगा। तो यही बैलेंस कंडीशन है किसके, बीटस्टोन की। इसी पे मीटर ब्रिज वर्क करता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, किसी एक की अननोन की वैल्यू नहीं पता होती है और 3 की वैल्यू पता हो, मतलब 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर हमें फाइंड हो, नोन हो, तो 1 रेजिस्टेंस का जो होगा हम रजिस्टिविटी क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं, अननोन की रजिस्टिविटी फाइंड कर। ओके गाइस, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग, ये हमारा था 32, इसको इरेज करते हैं। अब हम लेते हैं कितना, कौन सा क्वेश्चन, तो 30, ये 30
ये 32 क्वेश्चन लगाइए, लग रहा है गलती से नंबर पड़ गया होगा, 33 अब है, 33 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। 33 का एक बार रीड करते हैं, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन सभी सेम होते हैं गाइस, थोड़ा सा ध्यान रखने की बात, अगर आप लोग अच्छे से करेंगे तो आप लोग हर एक क्वेश्चन कर सकते हैं और अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। बट क्या है कि थोड़ा सा जो है पेशेंस और जो है कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है। तो ड्रा द ग्राफ शोविंग इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रिंज विड्थ द फ्रिंज एंगल ड्यू टू डिफ्रेक्शन थ्रू अ सिंगल शीट। बोला है ड्रा द ग्राफ showing intensity distribution of fringes with phase angle due to diffraction through a single slit, मतलब सिंगल स्लिट से क्या इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूँ हमेशा बोलता हूँ कि आता है, देखिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए डिफ्रैक्शन में बनाना है। तो देखिए डिफ्रैक्शन में ये होता है सेंट्रल, सेंट्रल के बाद हम लोग देखते हैं कि सेंट्रल में ऐसे होता है और यहाँ पे मान लीजिए सेंट्रल हो गया, ठीक है, जिसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से फिर ये जब ऐसे आएगा, यहाँ से मान लीजिए ऐसे आ गया और ये वाला ऐसे चला गया। उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ से ऐसे करके फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये ऐसे करके, फिर आगे यहाँ पे, यहाँ ऐसे आके फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये हो गया, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं ये सेंट्रल मैक्सिमा होता है, यहाँ पे वैल्यू ली जाती है, ये है लैम्डा अपान ए, यहाँ पे है माइनस लैम्डा अपान ए। उसके बाद कितना होता है 2 लैम्डा अपान ए, यहाँ पर माइनस 2 लैम्डा अपान ए, यहाँ पे माइनस 3 लैम्डा अपान ए, यहाँ पे माइनस 3, इधर यहाँ 3 लैम्डा अपान। ओके गाइस, तो सबसे पहले जो ये वाला होता है यहाँ पे, इसकी जो वैल्यू होती है लैम्डा की, सिर्फ ये लैम्डा होता है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हम लोग जानते हैं डिफ्रैक्शन में क्या होता है, सेंट्रल मैक्सिमा बनता है एक जगह, ठीक है, एक सेंट्रल मैक्सिमा होता है। उसके बाद क्या होगा, ये जो इंटेंसिटी है, मतलब ये जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है वो डबल होता है। क्या होता है, सेंट्रल जो मैक्सिमा, देखिए बार बार गलत लिखा जाए, सेंट्रल जो मैक्सिमा होगा वो क्या होता है, डबल होता है देन सक्सेसिव ठीक है। सक्सेसिव मैक्सिमा से क्या होगा, सक्सेसिव मैक्सिमा से क्या होता है, सेंट्रल मैक्सिमा डबल होता है। इसका मतलब है जिसकी इतना जो ये विड्थ है, इसका ये क्या है, इस वाले का डबल है, ठीक है। इसका मतलब है सक्सेसिव मैक्सिमा से जो होता है, सेंट्रल वाले का जो विड्थ होता है डबल होता है। पहला क्वेश्चन यही था कि डिस्ट्रीब्यूशन फिगर बनाना है और उसमें ये बताना है, तो बताना ये कि सेंट्रल मैक्सिमा क्या होगा, डबल होगा सक्सेसिव मैक्सिमा। मतलब नेक्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मैक्सिमा। सेकेंडरी मैक्सिमा से जो है सेंट्रल मैक्सिमा क्या होता है, सेंट्रल मैक्सिमा जो होगा वो क्या होगा, डबल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देना तब भी सही, ठीक है। मतलब सेंट्रल मैक्सिमा जो है सेकेंडरी मैक्सिमा से क्या होगा, डबल होगा। और इंटेंसिटी आपको देख ही लिए, क्योंकि ये हमेशा डिक्रीजिंग होता है, पहला क्या होता है, मैक्सिमम होता है, उसके बाद धीरे 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 करके क्या होता है, डिफ्रैक्शन में क्या होता है, धीरे धीरे करके ये मतलब एक तरह से इंटेंसिटी लो होकर क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। और यही चीज क्या होगा, इंटरफ्रेंस में ऐसा नहीं होता। इंटरफ्रेंस में क्या होता है कि डबल स्लिट के 2 अलग अलग नैरो स्लिट से जो लाइट जाती है और मीट करती, इंटेंसिटी जो उसकी इक्वल होती है हर जगह, ठीक है। उसमें जो, और इसमें क्या है, सिंगल जो है होल से जाता है, सिंगल स्लिट से जाता है, और अलग अलग उसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। इसलिए इसका जो मैक्सिमम बनेगा सेंट्रल, उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम होता है। तो आगे समझ गए ना। अगला क्वेश्चन है, अरे PQ is incident normally on the face AB। इसका मतलब इसमें है फिगर, तो फिगर देखते हैं हमारा क्या है। इसका फिगर है गाइस, देखिए फिगर है हमारे पास, ये फिगर है कि
बोला है रे पी क्यू इंसिडेंट नॉर्मली ऑन दी फेस ए बी। अब इसका फिगर पहले बना लेते हैं, अब इसको इरेज करते हैं। चलिए इरेज नहीं करते, आप लोग देखते हैं फिगर बना रहे जल्दी से। ये क्वेश्चन हमारा फिगर बुक में दे रखा है, मतलब क्वेश्चन में दे रखा है। यहाँ से ऐसे बोला ये नॉर्मली बनाया, नॉर्मल का मतलब ये बोला पी है, यहाँ से इंसिडेंट किया नॉर्मल, इसका नाम बोला क्यू है। उसके बाद एंगल कितना बोला, प्रिज्म एंगल बोल दिया 60 डिग्री है, ये बीसी है। उसके बाद हम चलिए इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं आप समझने के लिए। देखिए इसको हम जब ऐसे ऐसे आगे बढ़ाएंगे, अब क्या होगा, हम लोग जानते वैसे कि जब इंसिडेंट एंगल 90 डिग्री होता है तो जो रिफ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, टू दी बॉटम, मतलब सरफेस पे चला जाएगा। ठीक है, मतलब ये क्या होगा, जो इंसिडेंट होगा यहाँ पे, और यहाँ पे अगर यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रा कर ले ऐसे करके, ऐसे, ठीक है, ऐसे करके, तो इसमें क्या बताना है, तो देखिए अगर इसकी एंगल की बात करें तो देखिए 90 है, ये भी 90 होगा। जब ये 90 होगा तो यहाँ 90 प्लस कितना होगा, तो ये हम जानते हैं कि 30 होगा। अगर 30 होगा तो ये वाला 60 हो गया, सीधी सी बात, देखिए 60 हो गया। ठीक है, तो इमर्जेंट एंगल देखिए 90, इमर्जेंट एंगल भी कितना हो जाएगा गाइस, 90 डिग्री। देखिए आप पहले समझ जाइए, देखिए ये इमर्जेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल, यहाँ इंसिडेंट एंगल, देखिए इंसिडेंट इसको नहीं मान सकते क्योंकि जब ये लाइट ही परपेंडिकुलर है तो इसको इंसिडेंट 0 मान लेंगे, पर इमर्जेंट कितना आएगा, तो इमर्जेंट की वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले जब इंसिडेंट करेंगे P से Q पे, और ये क्या करेगा, आगे ऐसे बढ़ेगा, तो उसके बाद क्या होगा, ये 60 है, ये वर्टिकली अपोजिट से, अगर ये 90 है तो ये 90 60 कितना 130, कितना होगा 150, उसके बाद 180 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 30 आएगा, ये 30 है तो ये 180 होगा, परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ये 60 हो जाएगा, और इसका मतलब है ये क्या होगा तब गाइस, ये भी 90 होगा। इमर्जेंट एंगल पूछा क्या, क्वेश्चन देख लेते हैं तब आगे बढ़ते। बोला है अगर हम लोग स्नेल्स लॉ से लेकर लेते हैं, देखिए तो होता है साइन आई अपान साइन आर इक्वल कितना होता है, तो म्यू हम लोग जानते हैं, पर हम लोग देखें कि साइन आई की वैल्यू कितनी है, तो 0। अगर इसको हम लोग क्या कर ले, 0 कर ले, मतलब यहाँ से तो आगे कितना हो जाएगा, तो हमारा क्या हम लोग जानते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा इंसिडेंट को, इसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ठीक है, कितना बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। जब ये क्रिटिकल एंगल होगा तो ये हो जाएगा कितना, साइन सी इक्वल टू 1 अपान म्यू हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है साइन सी इक्वल कितना होगा, तो 1 अपान म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 2/3 है, 2 अपान √3 है, ये √3/2 हो जाएगा। तो C की वैल्यू जो होगी देखिए 60 डिग्री है, वो ऐसे भी हमने निकाल दिया। यही हमारा क्या क्रिटिकल एंगल होगा। देखिए ये क्रिटिकल मतलब रिफ्रैक्शन जो होगा वो क्रिटिकल के, यहाँ इंसिडेंट रिफ्रैक्शन जो होगा कितना होगा, इसी को R बोलेंगे। क्रिटिकल एंगल कितने डिग्री का बना लिया, तो 60 एंगल बना दिया। क्रिटिकल की वैल्यू कितनी है डिग्री, तो 60 डिग्री है। ठीक है, अब क्या बोला इसमें, राइट टू डिफ्रैक्शन इंटरनेशनल नहीं, अभी इसमें बोला कैलकुलेट। देखिए आगे बोला ट्रैक पाथ, सबसे पहले क्या बोला कि ट्रायंगल प्रिज्म 60 है, द प्रिज्म इज मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2/3, ट्रैक द पाथ ऑफ रे इट पास थ्रू द प्रिज्म, ट्रैक पाथ ट्रैक कर दिया मैंने। कैलकुलेट एंगल ऑफ इमर्जेंट एंड एंगल ऑफ डेविएशन। देखिए एंगल ऑफ इमर्जेंट निकल गया, ये हमने यहाँ बता दिया कितनी है, 90 डिग्री है इमर्जेंट की वैल्यू, क्योंकि यहाँ से देखिए कैलकुलेट करेंगे तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, रिफ्रैक्शन क्रिटिकल निकाल दिया। अगर बात करते हैं, अगर ऐसे कैलकुलेट करें तो एंगल आई प्लस एंगल ए इक्वल टू प्लस आर, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू 0 होगी, इसकी 60 होगी। और अगर ई की बात करते हैं तो नहीं पता, प्लस आर की वैल्यू हमको क्या पता चल गया, 60 पता चल गया, इमर्जेंट 60, आई की वैल्यू 0, और इसके बाद जो है ई की वैल्यू हमें कितनी होगी, तो एक मिनट गाइस, इमर्जेंट और ये कितना हो गया, ए इसकी वैल्यू ये 60 हो गया, प्लस जो है कि ये फार्मूला क्या होता है आप लोग जानते हैं ना, ध्यान से देखिए फार्मूला क्या होता है पहले, तब उसके आगे लिखते हैं। देखिए फार्मूला हमारा क्या होता है, अगर फार्मूला वैसे तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो गाइस देखिए जो है इसका जो फार्मूला होगा, ध्यान से देखिए, ये फार्मूला पहली बात गलत है, क्योंकि हम लोग जो है
ये वैल्यू हम लोग को क्या डेविएशन निकालना है, तो डेविएशन होता है आई प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल, है ना। इसका मतलब ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है, आई प्लस ई ए प्लस डेल होता है। आई की वैल्यू हम लोग को पता है 0 है, और ई की वैल्यू पता है 90 हो गई, और ए की वैल्यू कितनी है गाइस, तो 60 है, प्लस डेल की वैल्यू निकालनी है, तो डेल की वैल्यू देखिए तो आ गया 30 डिग्री, इधर ले जाके हम निकालेंगे तो 30 डिग्री क्या है, डेल मतलब डेविएशन एंगल। डेविएशन एंगल कितना हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा कितना 30 डिग्री। तो इसी फॉर्मूले में रखना, देखिए आई प्लस ई इक्वल ए प्लस डेल होगा, आई की वैल्यू 0 है, ई की वैल्यू 90 है, ए की वैल्यू 60 है, और डेल की वैल्यू 30 आ गई। कैसे आप समझ जाइए, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे रखा है कि हमारा यहाँ पे लाइट दिया 30 डिग्री, क्योंकि ये हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन वाला जो है उसके हिसाब से दे रखा है। तो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन में क्या होगा, देखिए 90 डिग्री होगा, और जब ये 0 होगा मतलब पहले से ही है, तो इंसिडेंट एंगल भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे 90 होगा तो 60, ये 30 होगा तो ये कितना होगा 60, आर की वैल्यू हो गया, ये 90 होगा क्योंकि इमरजेंट हो गया। उसके बाद इसी फॉर्मूले में रख के हम इसको निकाल लेंगे, और यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, अगर पूछा है कि क्रिटिकल एंगल कितना होगा उसकी वैल्यू, तो क्रिटिकल एंगल भी हमने देखे डायरेक्ट निकाल दिया, पर यहाँ फॉर्मूले इस तरीके से। ओके गाइस, तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन और है आर का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आर पार्ट वाला जो है दूसरे वीडियो में लाता हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई ना। तो चलिए एक बार कट करके फिर दूसरी वीडियो बनाते हैं, क्योंकि अपलोड होने में बहुत दिक्कत। ओके गाइस, तब तक के लिए थैंक यू, और वीडियो को हमारा देखते रहिए, दोस्तों में शेयर करिए। तो गाइस जो है ओके, थैंक यू।